तो देखो हम लोगों ने अभी तक दो तरीके की फोर्सेस को डिटेल में डिस्कस किया है। दो तरीके की फोर्सेस जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी वो फर्स्ट लेक्चर में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, और सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग फोर्सेस इन द स्ट्रिंग को इन डिटेल, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था, फोर्स इन द स्ट्रिंग को। उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं आज। ठीक है, देखो उसके आगे से कैसे कंटिन्यू करोगे, मतलब हमारा ये कहने का मतलब है कि जो हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर्स में, द प्रीवियस लेक्चर्स, हम लोगों ने ये चीज कर रखी है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डन, टेंशन फोर्स, मतलब स्ट्रिंग की बात करेंगे तो ये भी हो चुका है। आज हम लोग एक तीसरे फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो तीसरा फोर्स है, मतलब जो आज का डिस्कशन होगा आपका, वो प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग से लेकर के होगा, स्प्रिंग वाली फोर्सेस का, स्प्रिंग फोर्सेस को लेकर के प्रॉपर्टी होगी। आज हम लोग का ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। तो कैसे कर सकते हो इसको डिस्कस। देखो आप लोगों ने कभी भी कोई एक इलास्टिक बैंड, है ना, नॉर्मली आप यूज करते हो ना, इलास्टिक बैंड होगा आपके पास, इलास्टिक बैंड। तो हम लोगों ने कहा था यार कि अगर आप इलास्टिक बैंड्स जो होते हैं ना, इलास्टिक बैंड आपने कई बार यूज किया होगा इलास्टिक बैंड्स को। तो जब भी आप इलास्टिक बैंड यूज करते हो, ठीक है, इलास्टिक बैंड, तो इलास्टिक बैंड नॉर्मली जो आप घरों में यूज करते हो, रबर बैंड की बात कर रहा हूँ, इलास्टिक बैंड मतलब रबर बैंड, ठीक है, जो घर में यूज करते हो आप, ठीक है, रबर बैंड जो भी आप घरों में यूज करते हो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो मिठाई के डब्बे के ऊपर लगते हैं, मिठाई के डब्बे के ऊपर पैकिंग की जाती है, तो वो इलास्टिक बैंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि नॉर्मली वो साइज काफी छोटा होता है, बट जब आप उसको खींचते हो तो आपको अच्छी खासी एक एफर्ट लगानी पड़ती है। मतलब किसी भी इलास्टिक इलास्टिक मटेरियल होगा, कोई भी रबर जैसा मटेरियल, एनीथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ रबर, इलास्टिक मटेरियल, तो उसको जब आप पुल करते हो रबर को, है ना, रबर है और उसको आप खींचोगे, तो आप सबको पता है कि रबर को खींचने में एक ताकत लगती है, स्ट्रेंथ लगती है रबर को खींचने में। बट एक रबर को जब आप खींच करके छोड़ देते हो, उसको पुल करके वापस छोड़ते हो, इलास्टिक बैंड को पुल करके और वापस छोड़ देते हो, तो वो वापस जैसा था वैसा हो जाता है, जिस टाइप से था वैसे ही हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमारे पास, इसी प्रॉपर्टी का, इलास्टिक बैंड या रबर की जो प्रॉपर्टी होती है कि रबर जैसा मटेरियल, ये एक स्पेसिफिक मटेरियल है जिसकी एक नेचर है, मतलब मटेरियल हैविंग अ नेचर। क्या नेचर है उसका, नेचर क्या है उसका, दैट मीन्स उसका उसका उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो नेचर है टू रीस्टोर, रीस्टोर का मतलब जैसा था वैसा ही हो जाएगा, रीस्टोर, रीस्टोर, टू रीस्टोर ओरिजिनल फॉर्म, जैसा था वैसा वो होना चाहिए। ये रबर रबर या जिन भी मटेरियल्स के अंदर इस टाइप का नेचर होगा उसको आप कहोगे इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं। वो जो हमारी टेनिस वाली बॉल्स होती हैं, टेनिस खेलने वाली जो बॉल होती है वो भी इलास्टिक होती है, ठीक है, वो रब स्पंज टाइप की होती है, स्पंज जैसी होती है, वो भी इलास्टिक है। तो जितने भी ये इलास्टिक मटेरियल्स हैं, इनके साथ क्या होता है कि अगर आप इनको प्रेस करो, जैसे टेनिस वाली बॉल को अगर आप प्रेस करके छोड़ो, तो प्रेस करके छोड़ने के बाद वो वापस वैसी ही हो जाती है जैसी कि पहले थी, ठीक है, इस टाइप की चीजें हैं। इसी कैरेक्टरिस्टिक पर, है ना, इसी कैरेक्टरिस्टिक पर हम लोगों के पास एक मटेरियल है जिसको हम नाम दे रहे हैं स्प्रिंग। और आप सबने इसको ऑलमोस्ट देखा होगा, स्प्रिंग को हम सभी ने ही देखा है, ठीक है। तो क्या इसकी फंक्शनिंग है, किस तरीके से ये काम करता है, स्प्रिंग्स का मेनली एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो स्प्रिंग मेनली जो टॉय गन है उसके अंदर यूज की जाती है। स्प्रिंग्स का अदर एप्लीकेशन जो टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स हैं उनके शॉकर्स को बनाने में किया जाता है।
स्प्रिंग्स का और एप्लीकेशन मैट्रेसेस में होता है, मैट्रेसेस में, ठीक है, जो पिलो मतलब जो जंपिंग वाली आती हैं उस टाइप का। तो इनकी फंक्शनिंग यार कुछ इस टाइप से होती है कि अगर आप मान लो एक स्प्रिंग है हमारे पास इस तरीके से कॉइल फॉर्म में, इस टाइप की एक स्प्रिंग कॉइल है, स्प्रिंग कॉइल कहते हो आप इसको, स्प्रिंग कॉइल। स्प्रिंग आपके पेन में भी यूज होता है, अगर आप ध्यान दो तो आपके पास जो पेन होता है ना, पेन के अंदर भी स्प्रिंग लगी होती है। नेचर अभी समझा रहे है ना, और वो समझा रहे स्प्रिंग पेन के अंदर भी होती है ना, स्प्रिंग जो होती है वो पेन में भी लगाते हो आप। तो उसका नेचर क्या है समझना। तीन पार्ट्स, इसके तीन पार्ट्स हो गए। सबसे पहला, जितने भी आपके ये स्प्रिंग हैं इन सब के अंदर एक लेंथ होती है जिसको आप कहते हो कि ये नेचुरल लेंथ है। एक लेंथ है जिसको आप कहते हो कि ये नेचुरल लेंथ है। हाँ कार्तिक, क्लिकिंग पेन में ही बात कर रहे हैं। स्प्रिंग कॉइल्स में एक हम कहते हैं कि एक नेचुरल लेंथ होती है, ठीक है। और उसके बाद उसको जब हम एलोंगेट करते हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि हमने क्या किया, स्प्रिंग को खींचा। मान ले दो पर्सन से, जैसे पिछली बार स्ट्रिंग को खींच रहे थे, तो अब की बार ये दो पर्सन स्प्रिंग को खींचेंगे मान लो। तो ये दोनों पर्सन क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल करते हैं, ये इधर से और ये इधर से। तो जब आप इसको दोनों साइड से खींचोगे तो क्योंकि ये स्प्रिंग है, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो ये मान लो थोड़ी सी पहले से ज्यादा लेंथ पे आ गई। लेंथ इसकी एज कंपेयर टू प्रीवियस लेंथ ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान लो कि ये लेंथ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसको वैसे कंसिडर न करना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 सेंटीमीटर था और इंक्रीज करके ये अब 10.2 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई पहले से। तो अब आप इसको कहोगे कि ये इसकी एलोंगेटेड स्टेट है। दिस इज कॉल्ड एलोंगेटेड स्टेट। एलोंगेट मतलब उसकी लेंथ बढ़ गई है, पहले से ज्यादा हो गई है, जितना उसका नेचुरल लेंथ था उससे ज्यादा हो गई है। अब ऐसे में ये जो मैंने सर्किल किया था, नेचर, नेचर का मतलब होता है उसका स्वभाव क्या होगा, उसकी उसकी एक्टिविटी किस तरीके से होगी। जैसे नेचर, आपका अपना एक नेचर है, तो स्प्रिंग का भी अपना एक नेचर है कि अगर आपने इसको, अगर हम लोगों ने इसको खींचा है, हम लोगों ने इसको पुल किया है, इन दो पर्सन्स ने स्प्रिंग को खींचा है ना, अगर अपनी तरफ पुल किया है, तो स्प्रिंग अपने आप को रीस्टोर करना चाहेगा। इसका क्या मतलब है, रीस्टोर करना चाहेगा, इसका क्या मतलब है कि ये स्प्रिंग आपसे लड़ाई करेगा, आपसे फाइट करेगा। ये आपसे कैसे फाइट करेगा, अगर आप लेफ्ट साइड पुल करोगे तो ये स्प्रिंग आपके पुल को फाइट करेगा, उसको अपोज करेगा। दैट मीन्स इधर की तरफ एक फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा बाय द स्प्रिंग। देयर विल बी अ फोर्स बाय स्प्रिंग जो उस चीज से फाइट करेगा जो उसको खींच रहा है। सिमिलरली दूसरे साइड पर, on the second side, there will be a force in the spring on the left side, force by spring। और ये फोर्स बाय स्प्रिंग किससे फाइट करेगा, ये फोर्स बाय स्प्रिंग फाइट करेगा पर्सन बी से जो उसको बाहर खींच रहा है, और लेफ्ट साइड पर फोर्स बाय स्प्रिंग फाइट करेगा पर्सन ए से जो उसको लेफ्ट खींच रहा है। ये इसका मतलब है। नेचर टू रीस्टोर ओरिजिनल फॉर्म। रीस्टोर का मतलब जैसा भी आप उसको डिस्टर्ब करोगे वो अपने डिस्टर्बेंस से को अपोज करेगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूं इसी से रिलेटेड, यहीं से रिलेटेड। मान लो अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है और हम ये कहते हैं कि इसकी एक नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ। अब अगर मान लो दो लोगों ने इसको कंप्रेस किया, दो लोगों ने इसको प्रेस किया है, मतलब ये जो पर्सन ए है और पर्सन बी है, इन्होंने क्या किया, इस स्प्रिंग को अंदर की तरफ पुश किया जाए और ये इधर से पुश करे इसको, और इससे स्प्रिंग को छोटा कर दिया जाए, स्प्रिंग की लेंथ कम कर दी जाए, उसको दबाया जाए, स्प्रिंग को दबाया जाए। तो स्प्रिंग दब तो जाएगी, मतलब उसकी लेंथ छोटी तो हो जाएगी। तो आप ये कहोगे कि ये
कंप्रेशन में है, द लेंथ इट इज अंडर कंप्रेशन, लेकिन ये स्प्रिंग फाइट करेगा उससे। फाइट करने का मतलब ये हुआ कि इन दो लोगों ने अगर इसको कंप्रेस किया है, मतलब इस तरफ अगर एक फोर्स लगाया था, पुश बाय पर्सन ए था, और इस तरफ भी एक फोर्स था विच इज द पुश बाय पर्सन बी, तो अब स्प्रिंग इनसे फाइट करेगा, स्प्रिंग इनसे लड़ाई करेगा। कैसे? अब ये स्प्रिंग पर्सन ए को दूसरे साइड पर पुश करेगा, इस तरफ, दिस साइड देयर विल बी अ पुश बाय द स्प्रिंग, एंड अदर साइड पर भी सेम चीज होगी, अ पुश बाय द स्प्रिंग। दोनों साइड पर होगा ये, यही इसका मतलब है टू रीस्टोर। मतलब आप उसको चेंज करोगे ना, अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो भी उसको ऑब्जेक्शन है आपसे, और अगर आप उसको एलोंगेट करके उसकी लेंथ बढ़ा दोगे तो भी उसको ऑब्जेक्शन है उस चीज से। ये इलास्टिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है, ये जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं, ना तो अपनी लेंथ को इंक्रीज करने देना चाहेंगे, ना ये अपनी लेंथ को डिक्रीज करने देना चाहते हैं। एज इट इज जैसा है उनको वही पसंद होता है, नेचर, इसी को नेचर बोलते हो आप। नेचर टू रीस्टोर ओरिजिनल फॉर्म। मतलब आपके पेन में जो स्प्रिंग लगी है, आपके पेन में जो स्प्रिंग लगी है, वो अगर आप बाहर निकालो, पेन खोल करके उस स्प्रिंग को बाहर निकाल दो, ठीक है, तो वो स्प्रिंग अभी नेचुरल फॉर्म में है, अभी वो नेचुरल फॉर्म कही जाएगी। लेकिन अगर आप उसको खींचोगे आउटवर्ड तो वो आपको खींचेगी। अगर आप उसको कंप्रेस करोगे यानी उसको पुश करोगे तो वो आपको पुश करेगी। जैसा आप उसके साथ करोगे वो भी वैसा ही आपके साथ रिएक्ट करेगी। इसको कह रहे हैं कि ये रीस्टोरिंग फोर्सेस का एग्जाम्पल है, और रीस्टोरिंग फोर्सेस का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो। जैसे मान लो क्या होता है कि हमने एक स्प्रिंग लिया, मान लो वर्टिकल, एक वर्टिकल स्प्रिंग लिया फॉर एग्जाम्पल, और इस वर्टिकल स्प्रिंग से मैंने कोई चीज हैंग कर दी, इसके साथ मैंने कोई एक मास हैंग कर दिया, सपोज कोई कैपिटल है मास हैंग किया। तो आपको पता है कि जब भी कोई मास हैंग करते हो, कोई भी मास अगर हैंग करेगा तो उसको ग्रेविटी खींचेगी। अब पुल बाय ग्रेविटी होगा यहाँ पर, देयर विल बी अ पुल बाय ग्रेविटी, जिसको आप मैथमेटिकली m/g कहते हो कि ये mg होगा। और जब इसको ग्रेविटी खींचेगी और ये पॉइंट इससे अटैच है, मतलब ये मास स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो जब इस मास को ग्रेविटी खींचेगी तो स्प्रिंग को भी खींचेगी, ठीक है, स्प्रिंग भी खींचेगा। यानी कि ये जो स्प्रिंग है वो अंडर, कह सकते हो कि अंडर अ पुल बाय ग्रेविटी है। इनडायरेक्टली ग्रेविटी की वजह से स्प्रिंग नीचे खींचेगी। अब ये स्प्रिंग को ऑब्जेक्शन है, मतलब स्प्रिंग इसी चीज को अपोज करेगा। तो जब स्प्रिंग नीचे खींचेगी तो ये वाला पॉइंट स्प्रिंग का जहां से अटैच है, जहां से अटैच है ये वाला पॉइंट नीचे जाना चाहेगा, तो बाकी की स्प्रिंग इसको रोकने के लिए, इसको अपोज करने के लिए, इसको डाउनवर्ड जाने से रोकने के लिए इमीडिएटली ऊपर के साइड पर एक फोर्स लगाएंगी, एंड दैट इज फोर्स बाय स्प्रिंग। इमीडिएटली फोर्स बाय स्प्रिंग लगाएंगे, और ये फोर्स बाय स्प्रिंग तब तक लगेगा, ये तब तक लगेगा जब तक कि ये इस ग्रेविटी वाली फोर्स को बैलेंस ना कर दे, तब तक ये लगता ही रहेगा। मतलब फोर्स बाय स्प्रिंग जो होगा वो फाइनली इस पुल बाय ग्रेविटी को बैलेंस कर देगा, उसको खत्म कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा, उसका इफेक्ट नलीफाई कर देगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा कि अच्छा, और मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, और एग्जांपल देखो इसको समझने के लिए। मान लो एक स्प्रिंग ऐसी है जो, देखिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लूंगा, आप समझ जाओगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, आसान टॉपिक है, आराम से समझ में आता है। मान लो अगर हमने कोई स्प्रिंग ली और ये स्प्रिंग बॉटम साइड से फिक्स है, बॉटम साइड से फिक्स्ड है स्प्रिंग,
और आपने इसके ऊपर कोई मास अटैच किया, इसके ऊपर आकर के कोई मास अटैच किया हमने, मान लो इसके ऊपर आए और इसके ऊपर से हमने मास m रखा, दैट इज द मास ऑन टॉप ऑफ स्प्रिंग। ध्यान दीजिएगा, मास ऑन द टॉप ऑफ स्प्रिंग। पिछले एग्जांपल में जो मास था वो हैंग किया गया था फ्रॉम द बॉटम ऑफ स्प्रिंग, नाउ द मास इज ऑन द टॉप ऑफ स्प्रिंग। अब क्या होगा, अगर एक स्प्रिंग के टॉप साइड पर मास होगा और ये वर्टिकल स्प्रिंग है, तो अगर टॉप साइड होगा तो ग्रेविटी की वजह से, भाई यहाँ पर तो पुल ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा ना, पुल बाय ग्रेविटी हमेशा नीचे रहेगा, तो ग्रेविटी की वजह से ये मास डाउनवर्ड जाएगा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट विल बी डाउन। और जब ये डाउन होगा तो नेचुरली ये स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है ये इसकी लेंथ रिड्यूस कर जाएगी, जितनी लेंथ है उससे कम लेंथ हो जाएगी इसकी। तो हम लोग ये कहेंगे कि स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है, दब गई है। स्प्रिंग दब गई यानी कि कंप्रेस हो गई, छोटी हो गई। अब स्प्रिंग को इस बात से प्रॉब्लम है, स्प्रिंग को हमेशा इसी चीज से प्रॉब्लम है। तो ये जो टॉप पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट, ये पॉइंट जो कि अटैच है मास के साथ, टॉप मोस्ट पॉइंट जो कि मास से अटैच है, वेदिका कोई बात नहीं, सुनो अभी, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है आपका ये पॉइंट नीचे आना चाहेगा। जब ये नीचे आना चाहेगा तो बाकी का स्प्रिंग इस चीज को अपोज करने के लिए ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, दैट विल बी फोर्स बाय स्प्रिंग। तो यहां पर फोर्स बाय स्प्रिंग ऊपर की तरफ होगा। समझ आ रहा है यहाँ पर दोनों चीजें की अपोज करने का क्या मतलब होता है, कि फोर्स बाय स्प्रिंग ऊपर होगा, और ये भी तब तक होगा जब तक कि ये इस मास को बैलेंस ना कर दे। और देखो मैं आपको बताऊं, ये जो है, अगर आपने कभी बाइसाइकिल यूज की हो, बाइसाइकिल अगर आपने चलाई, साइकिल चलाई हो कभी अगर आपने, तो जो उसकी सीट होती है जहां पर आप बैठते हो, है, बाइसाइकिल की जो सीट होती है, मतलब अगर आपकी ऐसे है मान लो थोड़ी सी स्टाइलिश टाइप की, तो आप नोटिस करिएगा बाइसाइकिल की सीट के नीचे स्प्रिंग्स लगी होती है। कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो बाइसाइकिल की सीट के नीचे जहां पर आप बैठते हो, उसकी जो सीट होती है उसके जस्ट नीचे स्प्रिंग्स होती हैं। अगर आपने कभी यूज किया हो, साइकिल चलाई हो कभी, और कभी इस बात पे अगर आपने ध्यान दिया हो, तो आपकी सीट के जस्ट नीचे स्प्रिंग लगी होती है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल बनेगा, ये कौन सा एग्जाम्पल बनेगा, 1 या 2, कौन सा एग्जाम्पल हुआ, वहां पर मास ऑन द टॉप ऑफ स्प्रिंग है या ऑन द बॉटम ऑफ स्प्रिंग है। साइकिल की सीट का एग्जाम्पल लो अगर आप, तो ये कौन सा केस हुआ, इज इट द मास ऑन टॉप ऑफ स्प्रिंग और ऑन द बॉटम ऑफ स्प्रिंग, टॉप होगी। तो जब आप उस पर बैठोगे, उस सीट पर जब बैठोगे, तो नेचुरल सी बात है जो स्प्रिंग उसके नीचे है वो दब जाएगी। स्प्रिंग जब दबेगी तो वो उस चीज को अपोज करेगी, वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, जिस वजह से आपका ग्रेविटी वाला फोर्स बैलेंस हो जाएगा और आप एक स्टेबल कंडीशन पर आ जाओगे। यही चीज सेकंड वाली बिल्कुल सही है, आप सबका आंसर कि सेकंड वाला होगा। और यही चीज अगर आपको याद करूं तो मैट्रिसेस में भी यूज होती है। जितनी भी आपकी मैट्रिसेस हैं स्प्रिंग वाली मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, अगर आप ध्यान दोगे ना, तो काफी मोटी मोटी मैट्रिसेस आती हैं, जिन पर अगर आप कूदते हो, जंप करते हो, तो वो बाउंस बैक कर जाती है। जिस पर अगर आप हैवी बल्क वाली जो मोटी मोटी मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है, घरों में भी यूज की जाती हैं। और अगर घरों में बाई चांस नहीं है, तो अगर आपने कभी देखा हो तो जो होटल्स हैं, स्पेशली 3 स्टार 4 स्टार होटल्स जो हैं, वो इस चीज को फॉलो करते हैं। उनकी मैट्रिसेस पे कभी आप जाओ तो जैसे ही बैठते हो वो पूरा पूरा नीचे की तरफ दब जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दबती चली जाएंगी, एक लिमिट तक दबने के बाद वो स्टॉप हो जाती हैं। और ये वही रीजन है कि फोर्स बाय द स्प्रिंग आपके वेट को बैलेंस कर देगा। तो मैट्रिसेस का एग्जांपल भी आपका पॉइंट नंबर 2 से ही आएगा। हाँ, फॉरस लाइक अ वाटर बेड, बिल्कुल। मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्प्रिंग फोर्सेस का डेली लाइफ एग्जांपल है।
पहले वाले का एग्जाम्पल भी है, पहले वाले का एग्जाम्पल जानते हो कहां पर आता है? स्प्रिंग बैलेंस। अब मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने इसको देखा है स्प्रिंग बैलेंस को, बट स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो वेट मेजरमेंट में यूज किया जाता है। और नॉर्मली अगर आपने कभी अपने घर में गैस सिलेंडर की डिलीवरी देखी हो, गैस सिलेंडर की, तो वो जो आते हैं गैस सिलेंडर को डिलीवर करने वाले, वो इससे आपके सिलेंडर का जो वेट होता है वो मेजर कर लिया जाता है। अच्छा, अभ्युदय ने बनाया भी है, बहुत अच्छा। हाँ, तो वो फर्स्ट वाले केस का यूज करते हैं। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो यार, इन दोनों ही केसेस में फोर्स बाय स्प्रिंग कहां पे लग रहा है? इन दोनों केसेस में तो फोर्स बाय स्प्रिंग की डायरेक्शन क्या आ रही है? चाहे आप मास को स्प्रिंग के बॉटम से अटैच करो, चाहे आप मास को स्प्रिंग के टॉप से अटैच करो, दोनों ही केसेस में अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, तो फोर्स बाय स्प्रिंग इन बोथ केसेस द फोर्स बाय स्प्रिंग इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आप ध्यान दे पाओ, इन बोथ केसेस इट इज अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। सो वर्टिकल स्प्रिंग का क्लियर कर लो। वर्टिकल स्प्रिंग के केस में चाहे आप मास को स्प्रिंग के बॉटम साइड पे लगाओ, चाहे मास को स्प्रिंग के टॉप साइड पे लगा दो, इन बोथ केसेस द फोर्स बाय स्प्रिंग इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ आएगा ये। ठीक है, ऑलवेज अपवर्ड। अगर मैं हॉरिजेंटल स्प्रिंग की बात करूं, तो देखो क्या होगा। देखो, अगर मैं ये कहूं कि हॉरिजेंटल स्प्रिंग है, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक, फिर से टेबल वाला एग्जांपल लेंगे, ठीक है, कि हमारे पास मान लिया जाए कि ऐसे करके कोई टेबल टाइप की एग्जांपल है और स्प्रिंग इससे अटैच है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि इस साइड से, यहां से स्प्रिंग जो है वो अटैच है, इस टेबल से अटैच है। ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है, ये वाला पॉइंट परमानेंटली फिक्स्ड है, ये आगे पीछे नहीं मूव कर सकते। और यहाँ पर मान लो हमने कोई मास अटैच किया है और ये मास राइट साइड मूव कर रहा है, ये इस तरफ मोशन में है, राइट साइड। तो जब ये आगे बढ़ेगा, बट ऑब्वियस सी बात है कि जब ये आगे बढ़ेगा जैसे ऐसे, ठीक है, होगा क्या कि जैसे जैसे ये मास आगे बढ़ेगा, मैं इसको एक पैरेलल डायग्राम में तुम्हें दिखा रहा हूँ, इन द पैरेलल डायग्राम, कि जब ये मास अटैच था और ये आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये स्प्रिंग की लेंथ पहले से ज्यादा हो जाएगी, बट ऑब्वियस है। मतलब जितना गैप इसके दो सर्कल्स के बीच में होगा, मैं इसको अलग डायग्राम पे दिखा रहा हूँ। स्प्रिंग कभी भी देखोगे तो इस तरीके से होती है, कॉइल के फॉर्म में होती है। तो ये जो गैप होगा इसका, ये वाला गैप, दो कॉइल्स के बीच का गैप, ये ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ कॉइल्स तो आपके पास उतनी ही होंगी, तो ये गैप बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, तो जब ये मास इस तरफ जाएगा, मोशन करेगा, तो ये हम क्या कहेंगे कि जो स्प्रिंग है, हम लोग ये कहेंगे कि यार ये स्प्रिंग, इसकी लेंथ बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, लेंथ इंक्रीज्ड। अब स्प्रिंग का ओरिजिनल फॉर्म ये था, मतलब ओरिजिनली स्प्रिंग हमारी इस तरीके की थी, तो स्प्रिंग चाहेगा अपनी इसी लेंथ को रीस्टोर करने के लिए। स्प्रिंग का नेचर क्या है कि वो वापस अपनी इस लेंथ में आना चाहता है। तो कैसे आ सकता है वो, अपनी उस लेंथ को कैसे अचीव कर सकता है वो अचीव करेगा इस मास को बैकवर्ड पुल करके, वो इस मास को पीछे खींचेगा, क्योंकि जब ये मास पीछे की तरफ आएगा तो वापस स्प्रिंग उतनी ही लेंथ की हो जाएगी जितनी लेंथ की वो बिगिनिंग में थी। इसी को मैंने पीछे लिखा है कि नेचर टू रीस्टोर ओरिजिनल लेंथ। उसके लिए स्प्रिंग का फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, सो दैट कि ये ब्लॉक पीछे की तरफ आए। तो ये जो लेफ्ट साइड पर आप दिखाओगे कैपिटल एफ, इसको कह सकते हो कि दिस इज फोर्स बाय स्प्रिंग, लेफ्ट साइड पर। अब यहां पर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, देखो यहां पर एक साइंटिस्ट थे,
जिसको हम कहते हैं, वो जिन्होंने स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में स्टडी की थी, तो उनका नाम था हुक्स, और उस बेसिस पर एक लॉ आया, हुक्स लॉ। तो ये एक पर्सन थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, काफी रिसर्च करी और स्प्रिंग के फोर्स को एनालाइज किया कई बार, और उन्होंने अपना एक डिस्कशन निकाला, अपना एक रिजल्ट, अपना एक कंक्लूजन लेकर के आए। और उनका कंक्लूजन ये था, उनका एक कंक्लूजन आया, उनका ये था कि अगर अगर आप उस स्प्रिंग को अगर आप उस स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ से ज्यादा लागे थे, जहां पर उसका नेचुरल लेंथ है, मान लो ये लेंथ उसकी नेचुरल थी, तो अगर उसकी नेचुरल लेंथ इतनी है और अगर आप उससे उससे एक्स डिस्टेंस आगे लाते हो इसको, अगर आप उससे एक्स डिस्टेंस आगे लाओगे, तो जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग है ये इस एक्स के प्रपोर्शन में चलेगा, यानी कि एफ प्रपोर्शनल टू एक्स होगा। यही मेरा हुक्स लॉ है, हाँ एस एस के, यही हुक्स लॉ है, दैट स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो प्रपोर्शनल है किस चीज के, उस एक्स्ट्रा लेंथ के। एक्स्ट्रा लेंथ, जितना लेंथ ओरिजिनल था उसको छोड़ दो आप, तो जो भी उसकी एक्स्ट्रा लेंथ आएगी, उस एक्स्ट्रा लेंथ के प्रपोर्शन में स्प्रिंग एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, लगाएगी। और प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में जब कन्वर्ट किया गया, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में जब कन्वर्ट किया गया, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया जाएगा के, और साथ में एक माइनस साइन भी लगाया गया। तो के को तो कह दिया गया कांस्टेंट, आगे चल करके इसको नाम दे दिया गया स्प्रिंग कांस्टेंट। और माइनस साइन क्यों लगाया, माइनस साइन इस फॉर्मूले में क्यों लगा रहे हैं, तो माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है, देखो, इट इंडिकेट्स नेचर ऑफ अपोजिशन, अपोज करने का नेचर बता रहा हूं। अपोजिट को हमेशा नेगेटिव से दिखाया जाता है, तो माइनस का मतलब सिर्फ ये है, फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स का मतलब है कि माइनस साइन का मतलब अपोज करने का। आपको इसको एक और एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं, एक और एग्जांपल के थ्रू देखो। अगर मैं इसी स्प्रिंग को, देखो मैं एक और एग्जांपल पैरेलल में दिखाऊंगा जल्दी से। माइनस साइन का मतलब समझा दें उसको आपको, कि माइनस साइन का क्या मतलब है वो देख लीजिए आप लोग। और क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस नेगेटिव साइन की वजह से काफी कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये माइनस क्यों है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन उनके माइंड में रहता है। तो मैं उसको समझाता हूँ। देखो, मान लो हमारे पास स्प्रिंग इससे अटैच है, यहाँ पर वो मास अटैच है, और इस बार वो मास लेफ्ट साइड पे जाएगा, पीछे मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है वो पहले से काफी ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, उसका गैप कम हो गया, स्प्रिंग छोटी हो गई। तो जहां पर उसकी नेचुरल लेंथ थी ये लेंथ, और बाद में जो लेंथ आई है ये, इनके बीच में अगर उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया है, एक्स डिस्टेंस, तो अब की बार ये कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है यहाँ पर। तो जब ये कंप्रेशन में जाएगा, दबेगा, तो ये इसको अपोज करने के लिए फोर्स लगाएगा, और इसको अपोज करने के लिए ये इस ब्लॉक को बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स विल बी आउटवर्ड। तो अगर आप ध्यान दो, तो इस केस में जो एक्स है ये लेफ्ट है, एक्स की डायरेक्शन लेफ्ट है, तो फोर्स की डायरेक्शन राइट है। अगर एक्स लेफ्ट है तो फोर्स राइट है। और पहले वाले केस में क्या हुआ था, पहले वाले केस में जब एक्स की वैल्यू राइट साइड पे थी, एक्स वॉज ऑन द राइट साइड, देन फोर्स वॉज, जो एरो है, दिस फोर्स वॉज ऑन द लेफ्ट साइड। यही इस माइनस का मतलब है, कि अगर ये एक्स राइट साइड की तरफ होगा तो हमको लेफ्ट साइड फोर्स मिलेगी, और अगर ये एक्स लेफ्ट साइड की तरफ होगा तो आपको राइट साइड की तरफ फोर्स एफ मिलेगी। यानी एक्स और एफ हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ये इस माइनस साइन का मतलब है, इस फॉर्मूले के अंदर एफ इक्वल टू माइनस के एक्स में जो माइनस है उसका मतलब ये है। ठीक है, तो माइनस का मतलब ये है, और उसके बाद का क्या मतलब है, इक्वल टू माइनस के एक्स में जो के इंटू एक्स है उसका क्या मतलब है। तो के को तो हम लोग कह रहे हैं कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये बेसिकली
डिपेंड करता है कि स्प्रिंग की मटेरियल कैसी है। स्प्रिंग कांस्टेंट को आप एक तरीके से स्प्रिंग का स्टिफनेस भी कह सकते हो। आप स्टिफनेस को समझते होगे। आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में कुछ पार्ट्स काफी हार्ड होते हैं और कुछ पार्ट्स सॉफ्ट सॉफ्ट भी होते हैं। तो जितनी ज्यादा हार्ड होती है, हार्डनेस जितनी ज्यादा होती है, लेस स्टिफ कहते हो, मतलब स्टिफनेस ज्यादा होती है, सॉरी, हार्डनेस ज्यादा होने का मतलब। तो उस चीज का भी मेजरमेंट है ये। स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है कि वो कितना स्टिफ मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, वो उसका कांस्टेंट बताएगा। और एक्स बताता है कि वो कितना ज्यादा एलोंगेट करेगा। तो मैं एक और एग्जांपल के थ्रू इसको वाइंड अप करूंगा, देखिएगा। जैसे कि अगर हम लोग ये कहें कि हमारे पास कोई स्प्रिंग है और वो एक साइड से बिल्कुल फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकती, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कोई मास अटैच किया और ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है, बट ये लेंथ उसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल, और ये मास इस तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये मास अपने अपने इस प्लेस से आगे आ गया, ट्रेवल करके आगे आ गया, और स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा हो गई। तो मान लो अब स्प्रिंग की लेंथ 20.4 सेंटीमीटर हो गई। नाउ ये टोटल लेंथ 20.4 है। तो आप सिर्फ ये पता लगाओ कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ये देखा जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ। टोटल लेंथ नहीं देखनी है आपको, टोटल लेंथ नहीं देखनी है, सिर्फ इंक्रीज इन लेंथ देखनी है, ओनली इंक्रीज इन लेंथ। हाँ वेरी गुड, वो 0.4 सेंटीमीटर है। तो यही चीज आपके लिए वैल्यू है किस चीज की, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। वो जो पीछे फॉर्मूले में एक्स है उसका मतलब 0.4 है। एंड लेट से इसका कांस्टेंट के आपको दिया होता है, कांस्टेंट के की वैल्यू दी जाती है 100, और न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है, न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट, न्यूटन पर मीटर। तो अगर पूछा जाए कि फोर्स बाय स्प्रिंग क्या होगा, हाउ मच विल बी द फोर्स बाय स्प्रिंग, तो हम लोग हुक्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कहता है वो, माइनस के एक्स। तो माइनस के की जगह 100 और एक्स की जगह 0.4 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा मीटर के लिए, यानी कि 0.4 न्यूटन। अब माइनस 0.4 न्यूटन का क्या मतलब है, माइनस में 0.4 आ रहा है, इसका क्या मतलब है। तो माइनस का मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन है, माइनस इज जस्ट द डायरेक्शन पार्ट, माइनस डायरेक्शन पार्ट है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि क्योंकि आपने इसकी लेंथ बढ़ाई है, 0.4 इस तरफ है ना, तो आपको उसके अपोजिट यानी लेफ्ट साइड पर फोर्स दिखानी पड़ेगी, यानी कि फोर्स 0.4 न्यूटन लेफ्ट साइड होगा, ये होगा स्प्रिंग का फोर्स, 0.4 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड पर। ठीक है, इसको आप समझो, रिज्वाइन करते हैं और नए वाले सेशन में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसको, तब तक आप इसको एनालाइज करिए।